हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और क्रैश कोर्स में हम लोग बात करने वाले हैं आज यूनिट अमाइंस के बारे में। तो अमाइंस के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब बात करेंगे अमाइंस के बारे में। तो अमाइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात ध्यान रखना है, अमाइंस आर द derivatives of ammonia. Amines are the derivatives of ammonia. Derivatives of ammonia. अमोनिया के जो व्युत्पन्न होते हैं, जिसको हमने अमोनिया से डेराइव किया है, वो अमाइंस हैं। तो अमोनिया इटसेल्फ बेसिक होता है, तो अमाइंस भी बेसिक नेचर वाले कंपाउंड होंगे। तो देखो यहां से एक H को हटाया आपने, एक R को जोड़ा, एक H को हटाया और एक R को आपने एडअप किया, तो बन गया RNH2 ग्रुप। जिस अमाइन में NH2 ग्रुप आएगा वो आइडेंटिफिकेशन है प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन का। दिस इज प्राइमरी अमाइन और 1 डिग्री अमाइन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन। एक और H को रिप्लेस करके एक और R को जब हम एडअप करेंगे तो RNH बनेगा। और जिस अमाइन में NH ग्रुप आएगा इट इज सेकेंडरी अमाइन। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। एक और H हटाइए, एक और R जोड़ दीजिए, नाउ इट इज R3N। क्या बन गया? R3N बन गया। इस कंपाउंड को हम कहते हैं टर्शरी अमाइन। इस कंपाउंड को हम कहते हैं टर्शरी अमाइन। तो ये हुआ अमाइंस का क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप के अमाइंस हो सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप के अमाइंस हो सकते हैं। ओके। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस आपस में फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर। अमाइंस डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइंस जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं। अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इंडिविजुअली काम करेंगे। पहले एलिफेटिक अमाइंस कर लेते हैं, फिर जो है एनिलीन करेंगे। फिर एनिलीन करेंगे तो कहीं पर मिक्सअप नहीं होगा, है ना। जैसा आपकी बुक में है तो सब कुछ मिक्सअप कर दिया है तो उसे समझने में दिक्कत आती है। तो पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक अमाइंस के बारे में, और एलिफेटिक अमाइंस के बाद तब हम बात करेंगे बात करेंगे एरोमेटिक अमाइंस के बारे में। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एंड इथाइल अमाइन। लैब प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन का लैब प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, और बाय नेम दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बाय नेम इसको हम क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन भी इसको हम कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो क्या ध्यान रखना है? अमाइड्स रिएक्ट्स विथ bromine and alkali. Amides react with bromine and alkali to give amines. अमाइड का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन और एल्कली के साथ करते हैं, अमाइड का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन और एल्कली के साथ करते हैं तब हमको अमाइंस मिल जाते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं। जैसे मैंने कहा CH3CONH2 प्लस ब्रोमीन प्लस एल्कली प्लस ब्रोमीन प्लस एल्कली
तो ये है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। प्रोडक्ट कैसे लोगे, जो भी रिएक्टेंट आपको लिखा हो उसमें से CO को हटा दो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाना है, पूरा रिएक्शन लिखने का या याद रखने का जरूरत नहीं है। सीधे सीधे देखो, जो भी अमाइड दिया हुआ है उसमें से CO ग्रुप को काट दो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब एक कार्बन अमाइड से कम हो जाएगा अमाइन के अंदर। लेकिन ये कोई लिखने का तरीका तो है नहीं, तो अब लिखने का तरीका नहीं है तो मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, CO को हटा दो, आपको कंपाउंड मिल जाएगा। तो देखो, ये हुआ आपका कंपाउंड अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस एल्कली। तो यहां से 2 ब्रोमीन 2 पोटेशियम के साथ जाएगा 2 KBr। यहां से ये CO ग्रुप जो है KO के साथ जाएगा तो K2CO3 बन जाएगा। 2 H और 2 OH बच रहे हैं। लेकिन जो आपका मेन प्रोडक्ट था वो आ जाएगा मिथाइलामाइन प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 वाटर। ये इस रिएक्शन का ओवरऑल प्रोडक्ट होगा। ये इस रिएक्शन का ओवरऑल प्रोडक्ट होगा। ध्यान क्या रखना है, जितने कार्बन का अमाइड है उससे एक कार्बन कम हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि CO को कट कर दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो CO हट गया तो क्या प्रोडक्ट बच रहा है, इथाइलामाइन इज द प्रोडक्ट। इथाइलामाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो बिना पूरे रिएक्शन को लिखे भी इस स्टेप को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आया देखो 2 KBr, यहां से जाएगा K2CO3 और 2 H और 2 OH दिख रहे हैं लोअर और अपर साइड पर। तो जितने कार्बन का अमाइड यूज करोगे उससे एक कार्बन कम हो जाएगा अमाइन में। या K2CO3 प्लस 2 KBr प्लस साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। एनिलीन भी बना सकते हैं इस रिएक्शन से, बट इट इज नॉट लैब मेथड। इट इज नॉट लैब मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है, तो C6H5CONH2 अगर हम यूज करते हैं ब्रोमीन एल्कली, ब्रोमीन और एल्कली के साथ अगर हम C6H5CONH2 को यूज करते हैं तो देखो यहां से आया 2 KBr, इधर से निकलेगा K2CO3 और 2 H के साथ 2 वाटर। तो एनिलीन भी इस रिएक्शन से बन जाएगा, बट इट इज नॉट लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन। ये ध्यान रखेंगे, एनिलीन का लैब प्रिपरेशन मेथड मैं आपको अलग से बताऊंगा जब एरोमेटिक पे पहुंचेंगे, तब जो रिएक्शन कॉमन है उसमें हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। तो ये आया हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अब अगला जो रिएक्शन आएगा वो भी हॉफमैन के ही नाम पे लेने वाले हैं हम लोग। तो अगला आएगा हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, ब्रोमोमाइड में ब्रोमीन आता है, इससे भी ध्यान रख लो। ब्रोमोमाइड में ब्रोमीन आया था, इससे भी ध्यान रख लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे दिख रहे हैं, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। तो व्हाट इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड reacts with ammonia, alkyl halide react with ammonia to give, alkyl halide react with ammonia to give a mixture of primary, secondary and tertiary amine, mixture of primary, secondary and tertiary amine। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों का मिश्रण बनता है, mixture of primary, secondary and tertiary amine। And finally it is converted into, finally it is converted into quaternary salt, क्वाटरनरी सॉल्ट, और अंत में इस क्रिया में चतुष्क लवण बन जाता है। फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट।
तो व्हाट इज द रिएक्शन? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है अमोनिया के साथ। अमोनोलाइसिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन पहले बनाएगा, देखिए यहां से आया पहले CH3NH2, फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ वापस रिएक्शन किया, अभी आ गया आपके पास सेकेंडरी अमाइन। तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बनता है, जो कि फाइनली क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली कन्वर्टेड इनटू द क्वाटरनरी सॉल्ट। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे टर्शियरी अमाइन के पास, टर्शियरी अमाइन तक पहुंच गए हैं मतलब। तो ये मिला मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन। देयर इज अ लोन पेयर एट नाइट्रोजन, और ये इसके कारण रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगा, प्लस और ये माइनस, ये प्लस साइन यहां आ जाएगा, और ये आपके पास अगला प्रोडक्ट आ गया क्वाटरनरी सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्या कहते हैं इसको? टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो ये कंपाउंड बन जाएगा फाइनल टेट्रा मिथाइल अमोनियम iodide. Tetramethyl ammonium iodide is the final product of Hofmann ammonolysis. तो ये सेकेंड रिएक्शन हुआ हॉफमैन अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अगले मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल को अमाइन में कैसे चेंज करेंगे? फ्रॉम अल्कोहल तो दो मेथड हो सकता है। नंबर वन, अल्कोहल react with ammonia. Alcohol reacts with ammonia. Reacts with ammonia in presence of zinc chloride. In presence of zinc chloride to give primary amine. To give primary amine. केवल और केवल प्राइमरी अमाइन बनेगा जब अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ओके, एक लाइन और ध्यान रखेंगे, जिंक क्लोराइड इज एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हिंदी में कहेंगे निर्जलीकारक के जैसा काम करता है जिंक क्लोराइड। तो जैसे मिथेनॉल से लेंगे तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा मिथाइल अमाइन। जिंक क्लोराइड वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, रिएक्शन आगे कैरी नहीं होगी। तो देयर इज द प्रोडक्ट इज मिथाइल अमाइन। क्या प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन में? मिथाइल अमाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मिथाइल अमाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। C2H5OH plus ammonia. Now ethylamine is the product of the reaction. Ethylamine is the product of the reaction. तो प्योर प्राइमरी अमाइंस बनाने का रिएक्शन है, केवल प्राइमरी अमाइन तक रिएक्शन आगे कैरी होने वाली है अगर कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं जिंक क्लोराइड तब। इन प्रेजेंस ऑफ, दूसरा स्टेप इसी रिएक्शन का, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 और THO2, अल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया, अल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया, अल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो यहां पे आपको मिल जाएगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो अल्कोहल की अमोनिया से रिएक्शन अगर जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है तो केवल और केवल प्राइमरी अमाइन मिलेगा, लेकिन अगर ये रिएक्शन एल्यूमिना या THO2 जैसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है तो रिएक्शन का जो कंपाउंड होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन।
प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो C2H5OH प्लस अमोनिया। नाउ द प्रोडक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल अमाइन। पहले प्रोडक्ट बन के मिलेगा आपको इथाइल अमाइन, लेकिन ये आगे अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और अभी प्राइमरी अमाइन के बाद अगला कंपाउंड मिल जाएगा आपको सेकेंडरी अमाइन। वाटर निकला, तो वाटर को हम यहां इंडिकेट कर देते हैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सेकेंडरी अमाइन। तो प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास सेकेंडरी अमाइन। वापस से एक बार ये इथेनॉल से रिएक्ट कर लेगा एंड नाउ देयर इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो टर्शियरी अमाइन तक कैरी ऑन हो जाएगा ये रिएक्शन। तो अल्कोहल, अमोनिया, दो स्टेप ध्यान रखने हैं। इफ द कैटालिस्ट इज जिंक क्लोराइड, द प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइन। इफ द कैटालिस्ट इज Al2O3 or THO2, then the product is mixture of primary, secondary and tertiary amine। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का मिक्सचर मिल जाएगा यहां पे। नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन, तो स्मिथ रिएक्शन में कैसे प्रोसीड करते हैं, एसिड के साथ भी बताया था मैंने ये रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with hydrozoic acid, and 3H is the formula, hydrozoic acid, carboxylic acid react with hydrozoic acid to give amines, carboxylic acid हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके अमाइंस बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके अमाइंस बनाते हैं। तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड इज N3H। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि समझ में आए क्या कर रहे हैं। तो देयर इज द डीकार्बोक्सिलेशन, तो एक CO2 निकलेगा और एक N2 भी निकलेगा। एंड नाउ द फाइनल प्रोडक्ट of the reaction is RNH2 plus CO2 plus N2। Here is also degradation, यहां पे भी डिग्रेड हुआ कंपाउंड। एसिड में जितने कार्बन रहेंगे उससे एक कार्बन कम हो जाएगा अमाइन के अंदर। तो here is also डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यह है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन के बाद अगला बात करते हैं by the reduction of nitroalkanes, by the reduction of nitroalkanes, नाइट्रोअल्केन को रिड्यूस करके भी हम अमाइंस में ले जा सकते हैं। देखो RNO2 is the nitroalkane, 6 हाइड्रोजन is needed here in presence of SN and HCl, SN और HCl, 10 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंस। तो ये बन जाएगा कंपाउंड RNH2 और 2 ऑक्सीजन हटाया आपने तो 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 वाटर यहां से बाहर चला जाएगा। तो ओके, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स। तो नाइट्रोअल्केन्स को रिड्यूस करके भी हम अमाइंस में ले जा सकते हैं। सेम कैटालिस्ट, हियर इज द C2H5NH2 इज द प्रोडक्ट विथ 2 वाटर। ओके, तो नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन करके भी हम अमाइंस बना सकते हैं। अगले रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रोअल्केन्स के बाद अगला रिएक्शन, नाइट्रोअल्केन्स के बाद रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड को रिड्यूस करके भी हम अमाइड्स को रिड्यूस करके भी हम अमाइंस बना सकते हैं। एक तो हमने हॉफमैन ब्रोमोमाइड से बनाया जहां पे डिग्रेडेशन हो जाता है, यहां पे डिग्रेड नहीं होगा कंपाउंड, यहां पे डिग्रेड नहीं होगा मतलब कार्बन कम नहीं होने वाले हैं यहां पे। हियर इज द कैटालिस्ट LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द कैटालिस्ट। तो ये वाटर निकला और उतने ही कार्बन का अमाइन बनेगा जितने कार्बन अमाइड में प्रेजेंट होंगे, जितने कार्बन अमाइड में प्रेजेंट होंगे। तो ये रिडक्शन ऑफ अमाइड्स से हमने बात किया। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स।
साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस तो एसिड, साइनाइड का रिडक्शन तो अमाइड्स, अमाइंस, साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा अमाइन। और देखो ये CH3N CH3CN साइनाइड, नाइट्राइल्स भी बोलते हैं साइनाइड को, साइनाइड आर ऑल्सो कॉल्ड नाइट्राइल्स। इसका रिडक्शन, और रिडक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Na C2H5OH। जब सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन, इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। LiLH4 भी यहां पे एज ए कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं हम, बट स्पेशली व्हेन द कैटालिस्ट इज NaC2H5OH, the reaction is called Mendius reduction। तो ये हुआ Mendius reduction से साइनाइड को हम अमाइंस में ले जा सकते हैं। Mendius reduction से भी हम साइनाइड को अमाइंस में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड को कार्बेलामाइन भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बेलामाइंस। तो आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनेट दोनों ही कंपाउंड को हम रिड्यूस कर, दोनों ही कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस पर हम बना सकते हैं अमाइंस। तो पहले बात कर लेते हैं जरा आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। तो आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस प्लेन वाटर से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो CH3NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट, HCOOH फॉर्मिक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट। दूसरा था आइसोसाइनेट, देयर इज RNCO, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, RNCO। अब RNCO का ट्रीटमेंट हम करेंगे KOH के साथ, RNCO with KOH, RNCO with KOH। Now here is the बाय प्रोडक्ट, यहां से हम बाय प्रोडक्ट निकालते हैं RNCO। तो ये आपका कंपाउंड है RNCO, और ये गया आपका K2CO3 बाहर, और RNH2 is the product, RNH2 is the product with K2CO3। तो आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनेट के हाइड्रोलाइसिस पर, अमाइंस बन सकता है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आइसोसाइनेट का, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको, CH3NCO कई बार आ चुका है, CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनेट, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड MIC। फॉर्मूला ऑफ द गैस released in भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस निकली थी, ये उसका फॉर्मूला है CH3NCO, और इसके कारण 10,000 से ज्यादा लोग एक ही बार में मर गए थे, है ना। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस निकली उसका फॉर्मूला है CH3NCO। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल्स थैलामाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। दो इंपॉर्टेंट बातें रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, यूज टू प्रिपेयर प्योर
प्राइमरी अमाइन। कभी क्वेश्चन आएगा कि प्योर प्राइमरी अमाइन किससे बनेगा, तो उसका आंसर है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइन। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, अनिलीन, अनिलीन जिसका फॉर्मूला होगा C6H5NH2, अनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, कैन नॉट बी prepared by this reaction, cannot be prepared by this reaction। इस रिएक्शन से अनिलीन नहीं बनाया जा सकता है because phenyl halide क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, फिनाइल हैलाइड do not undergo SN reaction, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनाइल नहीं करते हैं, इसलिए फिनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है तो आराम आराम से समझते हैं। देखो थैलामाइड, थैलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तब बनता है स्टेबल कंपाउंड थैलामाइड। आराम आराम से समझते हैं, धीरे धीरे चलता हूं मैं, इसमें टाइम रहता तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इतना फास्ट पढ़ाता हूं, लेकिन टाइम नहीं है और सभी चीजें कवर भी करनी है। आप लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि सर कभी कुछ बात ही नहीं करते हैं, तो मेरा बात ये है कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, यही मेरी आप लोगों के साथ बात है और यही आप लोगों के साथ मेरी दुआएं हैं। अच्छा काम करके दूं आप लोगों के लिए, सभी चीजों को कवर कर लूं मैं, जितना हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि क्रैश कोर्स में भी लगभग सभी चीजों पर बात कर लेंगे। लगभग सभी चीजें क्रैश कोर्स में जो पढ़ाया है उसके अंदर से ही आएगा। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो लेक्चर यूट्यूब पर हैं, अगर कोई चैप्टर समझने में आपको कहीं दिक्कत होती है तो उसमें से थोड़ा ब्रीफली देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स में टाइम भी है, तो दूसरे कामों में टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि उस लेक्चर्स को देख करके थोड़ी और अगर कहीं पे कमी रहती है तो उसकी ब्रीफिंग आप कर लें। तो चलिए देखिए, ये है कंपाउंड थैलामाइड, दिस कंपाउंड इज थैलामाइड। इस कंपाउंड को हम थैलामाइड कहते हैं। थैलामाइड को सबसे पहले ट्रीट करते हैं KOH के साथ, मतलब बेस के साथ। तो यहां से ये H और ये OH, वाटर बाहर एलिमिनेट कर देंगे, यहीं पे लिख देते हैं वाटर एलिमिनेट करेंगे तो थैलामाइड से बन जाएगा पोटाशियम थैलामाइड, थैलामाइड 2N पोटाशियम थैलामाइड, थैलामाइड 2N पोटाशियम थैलामाइड। थैलामाइड से क्या बनेगा, पहले N पोटाशियम थैलामाइड, थैलामाइड से पहले क्या बनेगा, N पोटाशियम थैलामाइड। ओके, फिर इस कंपाउंड N पोटाशियम थैलामाइड को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे। थैलामाइड से KOH डाला तो क्या बना, N पोटाशियम थैलामाइड, N पोटाशियम थैलामाइड को अल्काइल हैलाइड। तो देखो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब SN हो रहा है, SN रिएक्शन हो रहा है, और यही फिनाइल में नहीं होता है, इसलिए फिनाइल हैलाइड या फिनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, इसलिए हम एनिलीन नहीं बना पाते हैं। अब यहां से KX को बाहर निकाला मैंने, मतलब पोटाशियम हैलाइड बाहर निकल गया, एंड N पोटाशियम थैलामाइड पे KOH का ट्रीटमेंट किया तो बना N पोटाशियम थैलामाइड, थैलामाइड पर KOH का ट्रीटमेंट किया तो बना N पोटाशियम थैलामाइड। तो पहले NK आया, फिर NR आया, फिर आ गया कंपाउंड आपके पास NR, NR इज द कंपाउंड, तो CO NR, नाउ इट इज N अल्काइल थैलामाइड। क्या कहते हैं इसको, N अल्काइल थैलामाइड। क्या कहते हैं इसको, N अल्काइल थैलामाइड। उसके बाद वाटर से ट्रीट करेंगे, इसको वाटर से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 25% ऑफ HCl, HCl के प्रेजेंस में वाटर से ट्रीट करेंगे। नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी, RNH2 इज द प्रोडक्ट। तो अमाइन बनाने का मेथड, प्योर प्राइमरी अमाइन बनाने का मेथड है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। फिर से याद करते हैं,
थैलामाइड को KOH से ट्रीट किया तो क्या बना, N पोटेशियम थैलामाइड। तो पहले N पोटेशियम थैलामाइड, फिर उसको अल्काइल हैलाइड से ट्रीट किया तो N अल्काइल थैलामाइड। NK के बाद आया NR, NK NR और फिर अमाइन, NK NR फिर अमाइन, N पोटेशियम थैलामाइड फिर N अल्काइल थैलामाइड, फिर वाटर डाल दिया तो मिल गया अमाइन। तो वो मिल गया अमाइन। तो अब आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। प्राइमरी मेंबर्स या लोअर मेंबर मैं कहूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लोअर मेंबर्स आर कलरलेस गैसेस, लोअर मेंबर्स आर कलरलेस गैसेस और volatile liquids. Lower members are colorless gases or volatile liquids with ammoniated order. Higher members are liquids. Higher members are liquid with fishy order. मछली के जैसी स्मेल आती है, fishy order. Okay. Amines are polar and form intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं। अमाइंस आर पोलर एंड फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इट इज soluble in water. देखो जैसे किसी हम प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे तो क्या होगा, RNH2 होगा। दूसरे वाले ग्रुप के साथ वो क्या कर पाएगा आसानी से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है प्राइमरी अमाइन में। सेकेंडरी अमाइन के अंदर भी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेस टेंडेंसी होगी उसकी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी सेकेंडरी अमाइन में भी। तो सेकेंडरी अमाइन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें टर्शरी अमाइन की तो देखो टर्शरी अमाइन में कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शरी अमाइंस में ध्यान रखेंगे, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी अमाइंस डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। इसलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का और देन टर्शरी अमाइंस का। तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होगा प्राइमरी अमाइन में, देन सेकेंडरी अमाइन में और देन टर्शरी अमाइंस में। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शंस, तो RNH2 इज द अमाइन। अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा RNH2। अगर ये यहां पे एक लोन पेयर भी है इसके पास, ये ध्यान रखना है, लोइस बेस कहलाएगा, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा RNH3 प्लस, प्रोटॉन ले लेगा यहां से, ये प्रोटॉन गेन कर लेगा और साथ में OH माइनस आयन भी रिलीज करेगा। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके
RNH3+ और OH- बनाएगा। इस OH- के बनने के कारण क्या होता है, अगर अमाइंस के साथ मैं फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करूं, अमाइंस विथ वाटर एंड फेरिक क्लोराइड, अमाइंस वाटर एंड फेरिक क्लोराइड, तो क्या करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट पास आउट कर देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देगा। ये यहां से क्या बना देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देगा। HMS अगर मैं इसको AlCl3 के साथ ट्रीट करूं, अमाइंस को AlCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो AlOH होल थ्राइस का जेलेटिनस मास बन जाएगा और क्लोराइड्स बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें भी पूछते हैं कि अगर अमाइंस के सॉल्यूशन के अंदर, अमाइंस के एक्वस सॉल्यूशन में हम फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो क्या होगा, फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। AlCl3 मिलाएंगे तो क्या होगा, AlCl3 मिलाएंगे तो क्या होगा, AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट की, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो अमाइंस क्योंकि बेसिक नेचर के हैं तो आसानी से क्या करेंगे, किसी भी एसिड के साथ मिलके, जैसे मैंने HCl के साथ ट्रीट किया तो अल्काइल अमोनियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट बन जाएगा। अब मान लो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करना है तो एक मैं इथाइल वाला हिस्सा ले लेता हूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। NH3 होल ट्वाइस SO4, NH3 होल ट्वाइस SO4 बना लेगा, NH3 होल ट्वाइस SO4 बना लेगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथाइल अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, इथाइल अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, इथाइल अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी भी रखते हैं, ये ध्यान रखना है। एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी भी रखते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन भी आया था, प्राइमरी अमाइन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। तो प्राइमरी अमाइन के बारे में क्या ध्यान, पहले बात करते हैं हम हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। दो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, पहले बात करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने का पहला टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग परीक्षण। C6H5SO2Cl, this compound is called benzene sulfonyl chloride, इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और हिंसबर्ग्स रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग्स रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग्स रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वन बाय वन कैसे वर्क करता है इसके बारे में। तो प्राइमरी अमाइन के साथ देखिए क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट, primary amines react with Hinsberg reagent to form compound, primary amine Hinsberg reagent के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। primary amines react with Hinsberg reagent to form compound which is soluble in alkali,
ये इसकी खास बात है, विच इज soluble in alkali, which is soluble in alkali, जो कि क्षार में घुलनशील होता है, अल्कली में soluble होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो देखो प्राइमरी अमाइन, जैसे मैं मिथाइल अमाइन ले लूं या इथाइल अमाइन ले सकते हैं, हिंसवर्क्स रिएजेंट C6H5SO2Cl। तो SO2Cl वाला जो मेंबर है वो एसिड का ग्रुप है, तो मेजॉरिटी मतलब प्रायोरिटी उसके पास जाएगी नेमिंग के लिए। तो CH3NH SO2 C6H5 N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा हुआ, इट हैज वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो जैसे ही आप इसको एल्कली में डालोगे तो ये सॉल्ट बना लेगा और वो सॉल्युबल होगा। तो क्या ध्यान रखना है? प्राइमरी अमाइन फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन एल्कली। प्राइमरी अमाइन जो कंपाउंड बनाता है वो अल्कली में सॉल्युबल है। प्राइमरी अमाइन फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन एल्कली। अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइंस के बारे में। तो सेकेंडरी अमाइंस में क्या ध्यान रखना है? फॉर्म कंपाउंड, एक स्टेप तो आएगा, फॉर्म कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, विच इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, जो कि क्षार में अघुलनशील है। इनसॉल्युबल इन एल्कली, इनसॉल्युबल इन एल्कली, क्षार में अघुलनशील है, इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो सेकेंडरी अमाइंस also react with Hinsberg reagent to form compound, but this compound is insoluble in alkali। ये हुआ सेकेंडरी अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन। तो यहां से कंपाउंड तो बनेगा N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे ही आप इसको KOH में डालोगे तो रिजल्टेंट में हम लिख देंगे इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। KOH में अघुलनशील होता है। तो प्राइमरी का जो कंपाउंड था उसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था, इसलिए वो KOH में सॉल्युबल था। सेकेंडरी का जो कंपाउंड बना वो KOH में इनसॉल्युबल है। अब टर्शरी अमाइंस में देखिए, तो टर्शरी अमाइंस में पहले स्टेप में ही कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ध्यान रखेंगे? टर्शरी अमाइंस के साथ नो रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, नो रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तृतीयक अमाइन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं। टर्शरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये हुआ पहला टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं नाइट्रोसो टेस्ट, नाइट्रोसो परीक्षण, नाइट्रोसो टेस्ट। मतलब रिएक्शन विथ HNO2, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो अब बात कर लेते हैं प्राइमरी अमाइंस की। तो प्राइमरी अमाइंस में क्या ध्यान रखना है? प्राइमरी अमाइंस RNH2। जैसे ही आप इसको नाइट्रस एसिड में डालोगे प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास अल्कोहल। तो प्राइमरी अमाइंस गिव अल्कोहल, प्राइमरी अमाइंस गिव अल्कोहल। इसमें रिस्ट्रक्शन में क्या ध्यान रखना है? मिथाइल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, मिथाइल अमाइन, अगर एक ही एक्सेप्शन है मिथाइल अमाइन, तो मिथाइल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव मिथाइल नाइट्राइट और डाइमिथाइल ईथर। मिथाइल अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके मिथाइल नाइट्राइट या डाइमिथाइल ईथर बनाता है। मतलब वो मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करता है, मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करता है। मिथाइल अमाइन
नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके मिथाइल नाइट्राइट या डाई मिथाइल ईथर बनाता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकैटायन। ऐसा किस कारण से होता है? अनस्टेबल कार्बोकैटायन के बनने के कारण होता है। अनस्टेबल कार्बोकैटायन के बनने के कारण होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। तो सेकेंडरी अमाइंस फॉर्म येलो कलर ऑयली लिक्विड, येलो कलर ऑयली लिक्विड कॉल्ड नाइट्रोसोमाइन, जिसको हम नाइट्रोसोमाइन कहते हैं। नाइट्रोसोमाइन कहते हैं। तो प्राइमरी पे क्या बना? अल्कोहल। लेकिन मिथाइल अमाइन, मिथाइल अल्कोहल नाइट्रस एसिड से ट्रीटमेंट करने पर नहीं बनाएगा। मिथाइल अमाइन क्या बनाता है? डाई मिथाइल ईथर बनाता है। डाई मिथाइल ईथर बनाता है या फिर वो मिथाइल नाइट्राइट बनाता है। अब सेकेंडरी अमाइन की हम बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी अमाइंस क्या बनाते हैं? नाइट्रोसोमाइन बनाते हैं, जो कि येलो कलर का ऑयली लिक्विड है। और यह आया सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन। डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन, एन डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन, एन डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन, एन डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन इज द प्रोडक्ट फॉर द सेकेंडरी अमाइन। और टर्शरी अमाइंस के केस में, टर्शरी अमाइंस के केस में एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और वो बाद में ब्रेक हो जाता है, बाद में ब्रेक हो जाता है, बाद में ब्रेक हो जाता है अल्कोहल और नाइट्रोसोमाइन के अंदर। बाद में ब्रेक हो जाएगा अल्कोहल और नाइट्रोसोमाइन के अंदर। तो टर्शरी अमाइंस देखो, ये है टर्शरी अमाइंस नाइट्रो, और ये नाइट्रस एसिड। और टर्शरी अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ थोड़ी देर के लिए एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। एक एसिड है, एक बेस है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा और ये एडिशन प्रोडक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट में फिर मिथाइल अल्कोहल और नाइट्रोसोमाइन मिल जाएगा। यहां तो अल्कोहल और नाइट्रोसोमाइन दोनों मिलता है, या आप ऐसा समझ लो कि एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। टर्शरी अमाइंस के अंदर एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, एनिलीन भी प्राइमरी अमाइन है। एनिलीन इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन, लेकिन अगर इसको मैं नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करता हूं, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड और HCl के साथ ट्रीट करता हूं इसको मैं, तो प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल है, इसलिए बता दे रहा हूं अलग से। एनिलीन नाइट्रस एसिड और HCl के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो एरोमेटिक अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने पर, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने पर अल्कोहल नहीं बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। तो अगर एनिलीन को आप ट्रीट करोगे, यहां पे इसलिए लिख दिया, बार बार ये रिएक्शन आएगा, लेकिन यहां पे इसलिए लिख दिया ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएगा। एनिलीन क्या बनाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएगा। इट मींस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल नहीं बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डायएजोटाइजेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन।
वो कंपाउंड जिसमें दो नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग होती है। डाई मीन्स टू, आजो मीन्स नाइट्रोजन, तो जहां दो नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग होती है इट इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। तो डायएजोटाइजेशन कर लेता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। तो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बात करेंगे उसके बाद एसाइलेशन के बारे में या एसिटाइलेशन के बारे में। एसिटाइलेशन तो देखो CH3NH2 CH3NH2 Cl CO CH3 CO किसके साथ है? इस CH3 के साथ है। तो यहां पे ये एसिड वाला मेंबर माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3NH CH3NH CO CH3 N मिथाइल एसेटामाइड। क्या कहेंगे इसका नाम क्या होगा? N मिथाइल एसेटामाइड। N मिथाइल एसेटामाइड। कुछ रिएक्शन एनिलीन की भी यहां कर देते हैं हम, ताकि वहां पे एनिलीन जब करेंगे तो ज्यादा काम हमारे पास नहीं बचा रहना चाहिए। तो ये हुआ एनिलीन। और अगर मैं इसको एसिटाइलेशन करता हूं एनिलीन का Cl CO CH3, तो ये देखिए ये कंपाउंड निकला HCl। और क्या कंपाउंड आ जाएगा मेरे पास? C6H5NH CO CH3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटानिलाइड। क्या कहते हैं इसको? एसिटानिलाइड कहते हैं। एसिटानिलाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटानिलाइड। तो एनिलीन का एसिटाइलेशन करोगे तो कंपाउंड बन जाएगा एसिटानिलाइड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पे आ रही है। अगर एनिलीन को मैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करता हूं, एनिलीन को अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करता हूं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करता हूं, C6H5COCl, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइलेशन भी बोल सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो यहां से ये निकलेगा CO, कंपाउंड आ गया NHCO C6H5, NHCO6H5 is called बेंजानिलाइड। बेंजानिलाइड क्या कहते हैं इसको? बेंजानिलाइड कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजानिलाइड। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन। यहां पे हम एनिलीन के बारे में बात कर रहे हैं। एनिलीन, फिनॉल, याद दिला रहा हूं तीनों, एंड बेंजीन। मतलब अगर मैं फिनॉल को एनिलीन से ट्रीट करूं, फिनॉल को बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट करूं, एनिलीन को बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट करूं, या मैं बेंजीन को बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट करूं, इन तीनों का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन, फिनॉल एंड बेंजीन is called Schotten-Baumann reaction. Schotten-Baumann reaction 2016 का क्वेश्चन है ये। ओके, तो बेंजोइलेशन मतलब काफी साल हो गए, आ सकता है, ठीक है। तो बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन, फिनॉल एंड बेंजीन इज कॉल्ड Schotten-Baumann रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं Schotten-Baumann रिएक्शन। इट इज कॉल्ड Schotten-Baumann रिएक्शन। तो ये हुआ एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। ओके, तो एसिटाइलेशन या एसाइलेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या ध्यान रखेंगे? पहले भी बता चुका हूं मैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल, वाटर
अल्कोहल, वाटर और amines reacts with Grignard reagent, to form alkanes having number of carbon atoms are equal to number of carbon atom of Grignard reagent, उतने ही कार्बन का अल्केन बनेगा जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रहते हैं, उतने ही कार्बन का अल्केन बनेगा जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रहते हैं। देखो अमाइंस, जैसे मैंने कहा C2H5NH2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, तो here the charge of magnesium is 2 plus the charge of bromine is 1 minus. It means it is overall positive portion, and here carbon is the negative. It is negative charge carbon atom. It is called carbanion. Carbanion बनेगा यहाँ पे, and that carbanion required only positive charge portion from other group. Only positive charge portion from other group. So now the Grignard reagent having one carbon atom, so the resultant product is methane. उतने ही कार्बन का अल्केन बनेगा जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रहते हैं, जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रहते हैं। NH और साथ में C2H5, N ethyl मैग्नीशियम ब्रोमाइड, N ethyl मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी मैंने बोला अल्कोहल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr. Now what happens? Product is clear. The product is ethane because the Grignard reagent का कार्बन नेगेटिव चार्ज है. It needed only the positive charge hydrogen from any other group, and this positive charge hydrogen taken from other group is called active hydrogen. इसको हम active hydrogen भी कहते हैं. ओके, इसका बिहेवियर बाकी हाइड्रोजन से अलग रहता है, इसलिए इसको एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं. इफ हियर इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन प्रोडक्ट इज बेंजीन. अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन. तो दिस इज रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अगला रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स. रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड भी कह सकते हैं. एल्डिहाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखेंगे. रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स की रिएक्शन, अमाइंस के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन अमाइंस के साथ इज कॉल्ड शिफ्ट बेस आर अनिल्स बेस. इट्स कॉल्ड शिफ्ट बेस आर अनिल्स बेस. अनिल्स बेस शिफ्ट बेस या अनिल्स बेस का फॉर्मेशन करता है. शिफ्ट बेस या अनिल्स बेस का फॉर्मेशन करता है. शिफ्ट बेस या अनिल्स बेस का फॉर्मेशन करता है. C2H5NH2, C2H5NH2, C2H5NH2. पहले प्राइमरी वाले मेंबर से आपको मैं प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं.
C2H5NH2 plus CH3CHO, 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 CH3CHO। क्या करना है, वाटर हटा देना है, यहां से वाटर हटा देंगे, वाटर इज रिमूव फ्रॉम दैट साइड। ओके, अपोजिट साइड से लिखिए, वाटर हटा दीजिए। CH3CH2N डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। इथाइलामाइन इथाइलिडीन डबल बॉन्ड आया तो इथाइलिडीन इथाइलामाइन, इथाइलिडीन इथाइलामाइन, इथाइलिडीन इथाइलामाइन, इथाइलिडीन इथाइलामाइन, इथाइलिडीन इथाइलामाइन। अब यहां पे देखो, अगर मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एनिलीन से कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजल्डिहाइड विद एनिलीन, बेंजल्डिहाइड विद एनिलीन, तो ये आया प्रोडक्ट। नाउ CH डबल बॉन्ड N C6H5, C6H5, okay, the product is called benzalidene aniline, benzalidene aniline, benzalidene aniline। और ये दोनों ही प्रोडक्ट, मतलब दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट बेस और अनिल्स बेस, इन दोनों को ही हम शिफ्ट बेस या अनिल्स बेस कहते हैं, शिफ्ट बेस या अनिल्स बेस कहते हैं। तब ये ध्यान रखेंगे, जब अमाइंस अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो शिफ्ट बेस या अनिल्स बेस कहलाएगा। द कंपाउंड इज कॉल्ड शिफ्ट बेस और अनिल्स बेस, शिफ्ट बेस और अनिल्स बेस। नेक्स्ट इज कार्बेलामाइन रिएक्शन, कार्बेलामाइन रिएक्शन, कार्बेलामाइन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बेलामाइन रिएक्शन, अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट भी है ये। अमाइंस रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड alkali, amines react with chloroform and alkali to give unpleasant odor compound, unpleasant odor compound, दुर्गंध वाला यौगिक बनाता है। unpleasant odor compound, unpleasant odor compound is called isocyanide, isocyanide, इसी को कहते हैं isocyanide, और कार्बेलामाइन भी बोलते हैं। Isocyanide are also called कार्बेलामाइन, ये ध्यान रखेंगे। तो amines react with chloroform and alkali to give unpleasant odor compound is called isocyanide or कार्बेलामाइन। अब क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट, डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट, डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगा। C2H5NH2 से ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म एल्कली, क्लोरोफॉर्म एल्कली। हाउ टू रिमूव द बाय प्रोडक्ट, 3K के साथ 3Cl, 3 बचे हुए H के साथ 3 OH, और एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ आके कोऑर्डिनेट लिंक्ड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 पूरा करने के लिए लोन पेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा 3KCl प्लस 3 वाटर। तो दिस इज, अच्छा यहाँ पे मैंने C2H5 लिया है ना, तो यहाँ पे भी C2H5 ले लेते हैं। तो C2H5 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। और अगर मैं एनिलीन से इस रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं तो प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड इज द प्रोडक्ट इन द
सेकंड स्टेप. तो this is called carbylamine reaction. It is very important. Okay, next, Hoffman's mustard oil reaction. Hoffman mustard oil reaction. तो मस्टर्ड ऑयल जैसा कंपाउंड कब बनता है? अमाइंस रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2. अमाइंस रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड से बनाएगा. देखो यहां पे Hg के साथ एक S को निकालो, Hg के साथ एक S और 2 Cl और 2 H, तो 2 HCl निकलेगा. C2H5. अब क्या बचा? C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस HgS. HgS इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, है ना. इसको वर्मिलियन या रस पुष्प भी कहते हैं, वर्मिलियन या रस पुष्प कहते हैं HgS को. आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है एज अ पार्गेटिव. ओके, और क्या निकल जाएगा? 2HCl. तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइल आइसोथायोसाइनेट. इथाइल आइसोथायोसाइनेट. मस्टर्ड लाइक ऑर्डर, मस्टर्ड ऑयल लाइक ऑर्डर, मस्टर्ड लाइक ऑयल ऑर्डर. मस्टर्ड ऑयल के जैसा इसका स्मेल होता है. इट्स स्मेल इज लाइक मस्टर्ड ऑयल. इट्स स्मेल इज लाइक मस्टर्ड ऑयल. तो इसको इसलिए हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं. इट इज कॉल्ड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, reaction with reaction of aniline with carbon disulfide in presence of alkali, alkali के प्रेजेंस में एनिलीन का कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन. नॉर्मल वाला तो आएगा ही, मस्टर्ड ऑयल इसमें भी आ जाएगा, है ना. मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन एनिलीन में भी आएगी, लेकिन एक रिएक्शन इसकी और है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो उसको यहीं पे फिनिश कर लेते हैं. KOH. तो यहां से देखो ये आया प्रोडक्ट, H2S रिलीज करेगा ये, एंड इट्स प्रोडक्ट इज फिनाइल. ओके, 2 बार फिनाइल, डाइफेनाइल CS, और क्या निकल गया? CS. प्लस H2S. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाइफेनाइल. 2 फेनाइल है इसके पास, डाइफेनाइल. थायो सल्फर है, थायो यूरिया. अगर नॉर्मली यहां पे O रहता तो ये यूरिया जैसा स्ट्रक्चर है, NH2CO NH2 इज द यूरिया, NH2CO NH2 इज द यूरिया, है ना. अब 2 फेनाइल है तो डाइफेनाइल थायो यूरिया इज द प्रोडक्ट. डाइफेनाइल थायो यूरिया इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन. तो अब बात कर लेते हैं एनिलीन के बारे में, और साथ साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं. 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं. तो एनिलीन और साथ में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. एनिलीन C6H5NH2, और एनिलीन को अनवर डॉर्बिन ने आइसोलेट किया था इंडिगो से पहली बार. अनवर डॉर्बिन ने एनिलीन को आइसोलेट किया था फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ इंडिगो. ठीक है, अब कैसे बनाते हैं स्पेशली? तो नाइट्रोबेंजीन लैब मेथड अगर कहेंगे तो लैब मेथड में लैब प्रोसेस क्या है एनिलीन बनाने का? देखिए वहां पे हमने कैसे बनाया था लैब में. मिथाइल और इथाइल अमाइन कैसे बनाते हैं लैब में? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से बनाते हैं. एनिलीन को हम लैब में कैसे बनाते हैं? नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से बनाते हैं.
reduction of nitrobenzene in presence of SN and HCl, reduction of nitrobenzene in presence of SN and HCl। तो यहां से बन जाएगा एनिलीन। ये इसका लैब मेथड है। कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं एनिलीन का, तो ऑलमोस्ट सेम मेथड है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ओनली देयर इज चेंज इन कैटालिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड HCl। तो केवल और केवल ये ध्यान रखना है, अगर कॉमर्शियल प्रोडक्शन पूछेंगे तो आयरन और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन पूछेंगे तो आयरन और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, और लैब में SN और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस करके लेके जाएंगे एनिलीन पर। तो ये एनिलीन को प्रिपेयर करने के मेथड्स हो गए। इसके बाद और कैसे बना सकते हैं, तो फिनॉल की रिएक्शन से जा सकते हैं। फिनॉल और अमोनिया की रिएक्शन से हम एनिलीन बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से करने पर बन जाएगा एनिलीन। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। उसके बाद क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन करके बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। यहां से भी एनिलीन पर हम जा सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिलीन। बाकी सभी कॉमन मेथड जो यूज हुए थे अमाइंस बनाने में, नॉर्मल अमाइंस बनाने में, वो एनिलीन में यूज हो जाएंगे। एक नोट आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन से एनिलीन नहीं बनेगा, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बिकॉज फिनाइल हैलाइड में बी क्लोरीन ब्रोमीन, फिनाइल हैलाइड do not undergo the nucleophilic substitution reaction, do not undergo the nucleophilic substitution reaction, do not undergo the nucleophilic substitution reaction। तो फिनाइल हैलाइड जो है, चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसन रिएक्शन नहीं करता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण वहां से क्लोरीन निकालना या हैलोजन को निकालना आसान नहीं है, इसलिए गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम एनिलीन नहीं बना सकते हैं। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन देखो, मान लो जैसे कभी ऐसा पूछा CONH, ये था थैलामाइड, फिर इसका रिएक्शन हमने किया KOH से। अगर KOH से रिएक्शन करेंगे तो NK वाला कंपाउंड बनेगा, यहां से H और यहां से ये OH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद क्या बनता है, CONK, N पोटाशियम थैलामाइड। थैलामाइड से कहा जाता है N पोटाशियम थैलामाइड। अब मान लो जैसे कभी आपको यहां पे रिएक्टेंट के फॉर्म में कोड करके दिया, चेंजेस कर सकते हैं। रिएक्टेंट के फॉर्म में अगर आपको कोड करके दिया है CH2Cl, CH2 के साथ यहां पे Cl, अब अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्ट, अब यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आगे ये बताना है आपको। व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगला प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ऐसा। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये CH2Cl है मेरे पास, फिर से क्लियर नहीं हो रहा है तो पूरी रिंग को ही बदल देते हैं। यहां पे थोड़ा सा इसको और स्पेस ले लेते हैं। ये Cl है और ये CH2Cl या CH2Br है, Br भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी, दोनों जगह ले सकते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट, अब आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा,
तो देखो दिस वन इज द एरोमेटिक सिचुएशन, ये एरोमेटिक पे है, ये कहां पे है, एरोमेटिक पे है। मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हैलाइड रिप्लेस नहीं होगा। तो एनके के बाद अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन का, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज CON, लेकिन यहां से आप हैलाइड निकाल सकते हो। ये एरोमेटिक रिंग पर सीधा जुड़ा हुआ हैलाइड नहीं है, ये CH2 से जुड़ा हुआ हैलाइड है जहां पे एक एलिफेटिक कार्बन आ रहा है। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का, दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्टली इस रिएक्शन में फिनाइल हैलाइड पार्टिसिपेट, फिनाइल रिंग पर बैठा हुआ हैलाइड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले बार अब बात करते हैं इसके बाद एनिलीन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एनिलीन में, तो पहली बात ध्यान रखना है, एनिलीन इज प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टलेशन। स्टीम डिस्टलेशन डायरेक्टली भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टलेशन। वो लिक्विड जो सॉल्वेंट में इमिसिबल होते हैं, जैसे ऑयल और वाटर है, तेल और पानी है, तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन वो दोनों साथ में इवोपरेट हो जाते हैं। तो द लिक्विड विच इज इमिसिबल बट इवोपरेटेड विथ सॉल्वेंट, इट इज प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टलेशन। तो एक लाइन ध्यान रखना है, तो एनिलीन स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई होता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो बची हुई है इंडिविजुअली, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एनिलीन के पास NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है एनिलीन के पास। ठीक है, एनिलीन के पास NH2 ग्रुप है और ये कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है एनिलीन के पास NH2, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। बेसिकली इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का ग्रुप है एनिलीन का। अब बात करते हैं इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, और कोई भी रिंग के थ्रू जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होता है हेलोजिनेशन। तो दो स्टेप है, नंबर 1 इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, जैसे मैंने कहा पानी, वाटर। तो पहले से ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, पहले से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जैसे ही पोलर सॉल्वेंट मिलेगा तो आसानी से ये Br+ और Br- बना पाएगा, और उसके कारण स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण क्या बना देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना देगा। हमें ये ध्यान रखना है, केवल पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में 2,4,6 कंपाउंड बन जाएगा। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा। किस कंडीशन में, जब पोलर सॉल्वेंट है तब, जब पोलर सॉल्वेंट है तब 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड, लेस पोलर कह दिया मैंने, लेस पोलर लाइक एसिटिक एसिड या कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, द NH2 group is preserved by
मतलब इसकी एक्टिविटी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। NH2 ग्रुप इज प्रिजर्व्ड बाय ट्रीटमेंट बाय CH3COCl एसिटल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। प्रिजर्व्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एसिटल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो, जैसे मैंने इस ग्रुप को प्रिजर्व किया, प्रिजर्व करने का मतलब यह है कि मैंने इसको पहले एसिटल क्लोराइड से ट्रीट किया, पहले मैंने इसको एसिटल क्लोराइड से ट्रीट किया। तो फर्क क्या पड़ेगा एसिटल क्लोराइड से ट्रीट करने पर? तो जो इसका एक्टिवेटिंग पावर था NH2 ग्रुप का वो थोड़ा कम हो जाएगा। अभी देखो, ये एक H निकाल के HCl बन गया और ये क्या हुआ NH और ये आ गया COCH3, NHCOCH3। तो ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद ऑक्सीजन, दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद ऑक्सीजन। ये लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेट करेगा, तो इसका ट्रांसफर होने का जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसका ट्रांसफर करने का जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट जो है वो 246 पे ना जाके कहां जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो 246 पे ना जाके कहां जाएगा, 246 पे ना जाके वो प्रोडक्ट कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेट विद ऑक्सीजन, दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेट विद ऑक्सीजन। तो NHCOCH3 का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप कम है। NH2 ग्रुप के कंपैरिजन में NHCOCH3 एसिटाइलाइड का जो एक्टिवेशन इफेक्ट है वो कम है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेट करेगा। ठीक है, तो यहां से इसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन हम एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देंगे। तो एसिटल क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, जो ग्रुप की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी थी, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग जो ग्रुप था वो कैसा हो गया, अब वो कैसा हो गया, लेस एक्टिवेटिंग हो गया, लेस एक्टिवेटिंग हो गया। अब जब आप इसमें हालोजेंस डालोगे तो ये केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट बनाएगा। इट फॉर्म्स ओनली ऑर्थो पैरा पोजीशन प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, लेस पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो NHCOCH3 के साथ Br कुछ कॉम्पोजिशन ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और कुछ कंपोजिशन इसकी पैरा पोजीशन पे आएगी। तो पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा। फर्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन। फिर इसको हम वाटर से ट्रीट कर लेंगे, वाटर से ट्रीट करके मतलब हमने इस NH2 ग्रुप को भी बना दिया, तो NH2 ग्रुप वाला कंपाउंड भी मिल गया मेरे पास और हमने एनिलीन को भी प्रिजर्व करके रखा है, एनिलीन को भी हमने लास्ट में बचा लिया है। तो नाउ द प्रोडक्ट इज ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा लेस पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन। लेकिन डायरेक्टली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली एनिलीन को अगर आप ब्रोमीन से ट्रीट करोगे तो ये रिएक्शन नहीं मिल पाएगी। पहले ग्रुप को प्रिजर्व करना पड़ेगा, जो NH2 का एक्टिवेटिंग पावर है उसको मैंने कम कर दिया है। अब एज इट इज अगले रिएक्शन पर हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन और नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन, तो पहली बात ध्यान रखना है, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ aniline, direct nitration of aniline is not possible, is not possible। कारण सुटेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, कारण सुटेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल। देखो ये NH2 ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर भी है।
अगर आप कोई भी एसिड वाला कंपाउंड डालोगे, जैसे आपने इसमें HNO3 डाला, तो एसिड वाला जब आप कंपाउंड डालोगे तो ये चले जाएगा NH3 प्लस पे, यहां से ये लोन पेयर गेन कर लेगा। ये तो क्या बन जाएगा NH3 और ये लोन पेयर्स के पास चला गया है, तो NH3 प्लस बन जाएगा। नाउ द कंपाउंड इज NH3 प्लस, एक साथ लिख देता हूं मैं, NH3 प्लस एनिलीनियम आयन। और NH3 प्लस जो होता है, NH3 प्लस इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड इट इज मेटा डायरेक्टर। और ये कैसा है, मेटा डायरेक्टर है, इट इज मेटा डायरेक्टर। ये प्रोडक्ट कैसा है, NH3 प्लस इज द मेटा डायरेक्टर, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है NH3 और ये मेटा डायरेक्टर है। इसलिए अगर आप एनिलीन को बिना प्रिजर्व किए हुए नाइट्रेशन कर दोगे, एनिलीन इज डायरेक्टली ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, तो ये ऑर्थोपैरा की जगह, ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट इसको बनाना चाहिए, लेकिन ऑर्थोपैरा की जगह ये जो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें मेटा का कंटेंट भी होगा, इसमें मेटा का कंटेंट भी होगा। तो देखो, जहां पे मेटा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था, वहां पे मेटा प्रोडक्ट लगभग 47% बनता है। इट फॉर्म्स अबाउट 47% मेटा प्रोडक्ट, और ऐसा तो मेटा प्रोडक्ट बनाएगा ये लगभग कितना, 47%, 51% पे रह गया ये, जबकि इसको पूरा का पूरा होना चाहिए था 51, 47। तो ये हो गया आपके पास, और मेटा और ऑर्थो का जो कंपोजिशन रहेगा वो 2% ही रह जाएगा। तो मेटा प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है ना, मेनली मेटा प्रोडक्ट आ गया, पैरा के साथ साथ मेटा का कंपोजिशन भी आ रहा है, जबकि इसको मेटा कंपोजिशन पे नहीं आना चाहिए था। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अब क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बिफोर नाइट्रेशन NH2 group is preserved by treatment by CH3COCl, acetyl chloride or acetic anhydride। तो पहले एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करके इसको प्रिजर्व कर देंगे। तो प्रिजर्व के करने के बाद कैसा हो गया, अब NHCOCH3 हो जाएगा, और इट इज लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू NH2। तो यहां पे पहले ट्रीटमेंट करके इस ग्रुप को हम प्रिजर्व कर देंगे, अब हम नाइट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो जब नाइट्रेशन करना होगा तो एनिलीन को प्रिजर्व करना पड़ेगा। NH2 ग्रुप इज प्रिजर्व्ड बाय द ट्रीटमेंट बाय एसिटल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। नाउ इट गिव्स पैरा नाइट्रोअनिल एसिटानिलाइड एंड ऑर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड एंड ऑर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड। फिर इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। बाय treatment with water it is converted into ortho-para-nitroaniline, ortho-para-nitroaniline। तो both are the very important reactions। डायरेक्ट नाइट्रेशन पर मेजॉरिटी ऑफ मेटा प्रोडक्ट बन जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सल्फोनेशन के बारे में।
तो सल्फोनेशन में क्या ध्यान रखना है, सल्फोनेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन aniline, under drastic condition aniline reacts with sulfuric acid to give 98% para-amino benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid, para-amino benzene sulfonic acid बनाएगा 98% para-amino benzene sulfonic acid. Okay, it is also known as सल्फानिलिक एसिड, इसको सल्फानिलिक एसिड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सल्फानिलिक एसिड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से एनिलीन, तो लोन पेयर है एनिलीन के पास, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक कंपाउंड है, जबकि एनिलीन कैसा है, बेसिक नेचर का है। एनिलीन कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो थोड़ी देर के लिए एक प्रोडक्ट बनेगा NH3 प्लस HSO4 माइनस, NH3 प्लस और HSO4 माइनस यहां पे प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और फिर 453 टू 473 केल्विन पर जब इसको हीट करेंगे तो ये चला जाएगा पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये OH और ये SO3H, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वाटर लॉस कर देगा। तो पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फानिलिक एसिड यहां पे मेजर प्रोडक्ट आएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सल्फानिलिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, सल्फानिलिक एसिड कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सल्फानिलिक एसिड, इस कंपाउंड को हम कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। अब जो कंपाउंड है सल्फानिलिक एसिड, इसके साथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सल्फानिलिक एसिड इज द NH2 और SO3H, तो ये जो ग्रुप है इसका, ये कैसा है, बेसिक है। दिस ग्रुप इज बेसिक एंड दिस ग्रुप इज एसिडिक। ये ग्रुप कैसा है, एसिडिक है, मतलब प्रोटॉन डोनेट करने वाला है। और NH3 का NH2 ग्रुप जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो दिस कंपाउंड इज इंटरनली फॉर्म अ सॉल्ट, दिस कंपाउंड इज फॉर्म इंटरनल सॉल्ट। ये कंपाउंड क्या करता है, एक इंटरनल सॉल्ट बनाता है, एंड दिस इंटरनल सॉल्ट इज कॉल्ड जुपिटर आयन। इस इंटरनल सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, जुपिटर आयन कहते हैं। दिस इंटरनल सॉल्ट इज कॉल्ड जुपिटर आयन। तो इन सल्फानिलिक एसिड both acid and base groups are present, both acid and base groups are present, and it reacts internally to form salt, and this internal salt is called जुपिटर आयन। इस इंटरनल सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, जुपिटर आयन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे डायएजोटाइजेशन के बारे में। उसके साथ साथ हम इंक्लूड करेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, उसके साथ साथ हम इंक्लूड करेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को। तो डायएजोटाइजेशन इज द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ HNO2 एंड HCl। पहले भी हम कर चुके हैं इसको, विथ HNO2 एंड HCl हैलाइड्स में किया था। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब कोल्ड सॉल्यूशन में ये बनाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। डायजोनियम सॉल्ट्स हालांकि अनस्टेबल होते हैं, लेकिन
उनमें से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सबसे स्टेबल है। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, बट इन विच बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज द मोस्ट स्टेबल। तो ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाया सैंडमेयर, डाइजोटाइजेशन, बाया डाइजोटाइजेशन। अब डाइजोनियम सॉल्ट की हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन पहले भी मैंने आपको बताया है सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आगे कैरी ऑन करते हैं इसको हम। क्यूप्रस क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्यूप्रस क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। मतलब जो कॉपर में हैलाइड है वो चला जाएगा रिंग पर, रिंग का हैलाइड कॉपर के साथ आ जाएगा, एंड द नाइट्रोजन इज इवोपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर मैं CuBr यूज करता हूं तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर यहां पे मैं पोटेशियम आयोडाइड यूज करूंगा तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। द प्रोडक्ट इज आयोडोबेंजीन। अगर मैं KCN यूज करता हूं, पोटेशियम साइनाइड यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा साइनोबेंजीन। द प्रोडक्ट इज साइनोबेंजीन। तो देयर इज द सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसको हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये है सैंडमेयर रिएक्शन। तो डाइजोनियम सॉल्ट अंडरगो द सैंडमेयर्स रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट क्या करता है? सैंडमेयर रिएक्शन से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू। अब इसी में एक स्टेप और पढ़ लेते हैं, गाटरमान्स रिएक्शन। क्योंकि बहुत ही क्लोज है इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कॉपर मेटल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के थ्रू करता हूं, कॉपर मेटल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के थ्रू करता हूं, तो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन। एज सेम एज अगर कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ हम जाते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। तो वेरी क्लोज टू सैंडमेयर, बट डिस्टिंग्विश वेरी केयरफुली। तो कॉपर और HCl या कॉपर और HBr जब हम यूज करेंगे, कॉपर और HBr के साथ जब हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड गाटरमान्स रिएक्शन। इसको हम कहते हैं गाटरमान्स रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द बोल्ट्जमान रिएक्शन। बोल्ट्जमान रिएक्शन। तो बोल्ट्जमान रिएक्शन का यूज हम करते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, यूज टू मेक फ्लोरोबेंजीन। तो हियर इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ पहले ट्रीट करेंगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। इट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजो टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजो tetrafluoroborate, and this compound is on heating converted into फ्लोरोबेंजीन। ये कंपाउंड हीट करने पर फ्लोरोबेंजीन देगा। दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमान रिएक्शन। इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमान रिएक्शन। बोल्ट्जमान रिएक्शन के बाद रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड अगर हम डालते हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड तो फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद डाइल्यूट एसिड, तो वाटर के साथ रिएक्शन करना है, वेरी डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
एंड नाउ यू विल गेट फिनॉल। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनॉल। रिएक्शन विथ H3PO2, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन वाले स्टेप में आपको बहुत काम आएगा ये, जब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। H3PO2 प्लस वाटर, तो H3PO2 प्लस वाटर के साथ जाएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें बेंजीन। तो H3PO2 को ध्यान रखना है, कैटलिस्ट H3PO2 और वाटर के साथ जाएंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन प्लस H3PO3, और H3PO3 के साथ साथ HCl भी आएगी, तो बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरस एसिड से कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन के बारे में। कपलिंग रिएक्शन के दो एग्जांपल देखते हैं। कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग में देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl विथ फिनॉल, एक कपलिंग स्टेप है इसका फिनॉल के साथ। पैरा हाइड्रोक्सी ये जो बेंजीन बनाता है pH 426 पे जाएगा, ये pH 426 पर सिंपली HCl को रिमूव कर दीजिए, यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इज योर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ऑरेंज रेड कलर डाई फॉर कॉटन थ्रेड्स, ऑरेंज रेड कलर डाई फॉर कॉटन थ्रेड्स, फॉर कॉटन ही लिख देता हूं मैं, कॉटन के सूती धागों को रंगने के लिए यूज में आता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एच सेम एज कपलिंग विथ एनिलीन। तो कपलिंग विद एनिलीन में इसका जो रिएक्शन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का कपलिंग फिनॉल के साथ, यहां पे पीएच गलत लिखा मैंने, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में जाता है ये, इट इज इन बेसिक मीडियम, तो कंफ्यूजन हुआ दिमाग में, तो पीएच 8 to 10 पे जाता है ये, बस ये इतना सा चेंज रखना है इसमें, पीएच 8 to 10 पीएच पे ये रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में होती है रिएक्शन। अब कपलिंग विद एनिलीन की बात कर रहे हैं हम, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद एनिलीन again give para-amino-azo-benzene, और ये भी ऑरेंज रेड कलर डाई होता है, 426 pH पे जाएगा ये रिएक्शन, देयर इज द कंफ्यूजन। ओके, तो para-amino-azo-benzene बन जाएगा, para-amino-azo-benzene, and para-amino-azo-benzene is also orange red color dye for cotton। तो azo-benzene, again orange red color dye for cotton threads। So these are the important reactions related with aniline। एक और important बात ध्यान रखना है aniline के बारे में, तो aniline do not undergo the Friedel-Crafts reaction। जैसे फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजीन में भी होता है, फिनॉल में भी फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन है तो वो भी फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन करती है, लेकिन एनिलीन फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। तो अब इसका लॉजिक पूछ सकते हैं क्यों, एनिलीन डू नॉट अंडरगो द फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, डू नॉट अंडरगो द फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है, because NH2 group is basic, NH2 group is basic in nature, where AlCl3 जो कैटालिस्ट है
फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का AlCl3 is acid, is an acid. AlCl3 is an acid and both reacts to form salt, और दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। बोथ रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट, दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। NH2 प्लस AlCl3 माइनस लोन पेयर उसकी तरफ ट्रांसफर हो गया, तो दोनों ने रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया। अब सॉल्ट बना लिया तो जो NH2 का ऑर्थो पैरा इफेक्ट है वो खत्म हो गया, तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाएगा एनिलीन। ये एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना है। एंड इट इज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद अमाइंस। तो अमाइंस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट पॉलीमर्स के बारे में।